वितरागिनी ज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है और बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा है। आत्मार्थियों के लिए प्रिय प्रयोजनभूत जैसा दिखता है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण और उसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि। आखिर ये सम्यक दर्शन कैसे होता है, किस विधि से होता है, किस प्रक्रिया से होता है, उसे यहाँ बता रहे हैं। एक बात ज़रूर आप लोगों का यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया यहाँ बतलाई जा रही है, ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक संपन्न होती है। आपके दिमाग में कहीं ऐसी टेंशन हो जाए, ऐसे विकल्प चलने लगे, हे भगवान कैसे करूँगा क्षयोपशम, हे भगवान कैसे करूँगा विशुद्धि देशना प्रायोग्य, कैसे करूँगा करण लब्धि, कैसे करूँगा, कैसे होगा, ये सब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अरे नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो यह है, क्या वस्तु स्थिति तो यह है, जिन्हें प्रथमोपचम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उन्हें नाम की भी अपेक्षा नहीं होती कि इनके नाम क्या हैं। बस वो तो अपना उपयोग अपने स्वरूप में लगाते हैं और स्वयं में क्षयोपशम भी हो जाता है, विशुद्धि भी हो जाती है, देशना भी मिल जाती है, प्रायोग्य और करण भी हो जाता है, सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। माने ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है और ऑटोमेटिक सब सारा काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस तरह से और किस प्रक्रिया से होती है, जिनागम में कहे गए वचनों के अनुसार यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई, परंपराचार्यों से सुनकर के जो बातें यहाँ तक हम तक चली आई है, उसे बताया जा रहा है। समझना जरूरी नहीं है। अरे पंडित जी ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, हम तो कल वो 47 प्रकृतियों के नाम याद करना भूल गए थे। घातिया की अरे तो आपने अच्छा कह दिया कि नाम याद करना जरूरी नहीं है। कि भाई सुनो तो सही, याद करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो बातें दिमाग में उल्टी सीधी घुसी है, सारे दुनिया भर की बातों को तो याद करते हैं, याद रखते हैं, और रखते क्या हैं, उनके तो संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि वो तो याद ही रहती है, दिमाग में घुस जाती है। किसी व्यक्ति ने अपशब्द कह दिए, गालियां दे दी, जिंदगी भर उसको लेकर के कशाएं करता रहेगा, लेकर के बैठा रहेगा जिंदगी भर। अरे सोचता रहेगा, इसने मुझे ऐसा कह दिया था, इसने मुझे ऐसा कह दिया था। भाई यहाँ जो बातें ये जनागम के आधार पर विशुद्धि देशना के संबंध में कही जा रही है, जो बातें क्षयोपशम के संदर्भ में कही जा रही है, और क्षयोपशम विशुद्धि आदि के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें आत्म स्वभाव को समझाते हुए कही जाती है, हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में बताई जाती है, वे बातें यदि स्मरण रखें, माने यदि अपनी महिमा इस जीव को आवे तो सम्यक दर्शन हुए बिना न रहे। हम सब जानते हैं इस जीव को अनादि काल से पर पदार्थों की महिमा तो बहुत आती है, लेकिन अपनी महिमा नहीं आती है, नहीं आई है। हमें कंप्यूटर की कितनी महिमा आती है, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, अभी की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की कितनी महिमा आ रही है, लेकिन आत्मा की नहीं आती।
तो कहते हैं भाई जिसे आत्मा की महिमा आ जाए वे समझ लीजिए वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र हो गया। जैसे आत्मा की महिमा आ गई, कैसे आए आत्मा की महिमा? कि सुनने के बाद वो संस्कार बने और धारणा ज्ञान तक चले जाएं, यही तो महिमा है। बार बार वो बात अपने उपयोग का विषय बने तो काम हो जाएगा। देखिए खैर कोई बात नहीं, इधर उधर उपयोग को न लगाकर जिन वचनों को अपने हृदय में बिठाने का प्रयत्न, ये पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। और इस संबंध में 261 नंबर पेज पर यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 5 लब्धियों के स्वरूप के बारे में। 5 लब्धियों का स्वरूप, 261 नंबर पेज। क्षयोपशम गुजराती वाली पुस्तकों में है 267, 267 नंबर पेज है ना। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण, ये तो इनके 5 नाम हैं। वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो। अब ये जो क्षयोपशम है, इस क्षयोपशम की एक सैद्धांतिक परिभाषा यहाँ बतलाई है, जो गोमठ सारादि ग्रंथों में मिलती है, धवलादिक में मिलती है, लब्धि सारादिक में मिलती है। ऐसे मूल आगम ग्रंथों में परिभाषा थोड़ी सी कठिन हो सकती है, थोड़ी सी जटिल हो सकती है परिभाषा, लेकिन ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आ सके। आप सब सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, आपके सबके ये बात समझ में आ सकती है और सबके समझ में आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना। नीरज जी साहब, ये वही प्रकरण चल रहा है जिस प्रकरण से आपने आना शुरू किया था 5-7 साल पहले, जब अपन ने पहले चलाया था 2014-15 के आसपास, 15 में चलाया था, तो उस समय ये प्रकरण चल रहा था जब आपने आना शुरू किया था। दोबारा वहीं आ गए, देखो अपन ये सर्कल पूरा हो गया, परावर्तन तो पूरा नहीं हो गया। देखिए गुजराती की कुछ पुस्तकों में 272 पेज नंबर है। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या क्या परिभाषा क्या कह रहे हैं? उदय काल को प्राप्त सर्वघाती, उदय काल को प्राप्त मतलब जिनका उदय समय आ गया है, सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के। अब ये सब नए नए शब्द हैं नए लोगों के लिए। एक तो उदय काल को, फिर सर्वघाती, फिर स्पर्धक, फिर निषेक, फिर उनके उदय का अभाव, और फिर आगे चल करके तथा इसका अभाव सो क्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सूक्ष्म। ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है, उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। ऐसा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, अरे क्या चाहते क्या है? इतना क्षयोपशम की परिभाषा पंडित जी, मोटा मोटा उतना तो हमें मालूम है। क्षयोपशम माने उघाड़, इतना तो पता है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2-3 अध्याय से जहां से चर्चा अपनी यहाँ शुरू हुई तब से बताते आ रहे हैं बार बार में। क्षयोपशम माने उघाड़, क्षयोपशम माने प्रकटता। 2 स्थितियां होती है, एक होती है ज्ञानावरणी कर्म का उदय और दूसरा होता है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान होता नहीं है, उदय है ज्ञान आवरण। कर्म का काम नाम क्या है? ज्ञान आवरण। तो ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले कर्म का नाम ज्ञान आवरण। ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाले कर्म का नाम ज्ञान आवरण। और वो ज्ञान पर जो आवरण डला हुआ था, अब वो आवरण थोड़ा सा कम हुआ, कुछ आवरण रहा और कुछ ज्ञान की प्रकटता हो गई। बोले जितनी प्रकटता है इसका नाम है क्षयोपशम। बोले ज्ञान तो पूरे आत्मा में जैसा था वैसा है, ऊपर है कर्म का आवरण। अब जैसे जैसे आवरण कम हो, जैसे ये ज्ञान और ये कर्म ज्ञानावरण
पर्दे का उदाहरण दिया है आचार्यों ने। अभी जैसे जैसे ज्ञान का आवरण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षयोपशम खुलता जाता है। आवरण कम हो रहा है और क्षयोपशम ज्यादा हो रहा है, ज्ञानावरण ज्यादा है तो क्षयोपशम कम है। तो ये तो क्षयोपशम समझ में आ गया, ये तो वर्षों से आपने समझ रखा है। अब ये परिभाषा क्या चक्कर है, ये क्यों इतना कठिन समझा रहे हैं, सरलता से क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई सरलता से कर रहे हैं। अभी आप बिल्कुल भूल जाओ, किताब देखना बंद कर दो। क्या आइए जैन साहब, परिभाषा समझने का भी क्षयोपशम होना चाहिए, लेकिन इतना क्षयोपशम तो आप सबके पास में मौजूद है। क्या इतना तो सबके पास में मौजूद है क्या? इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं, कोई व्यक्ति समझाने लगे तो हम उसको समझा देते हैं कि मैं सब समझता हूं। तो यहां क्षयोपशम नहीं है क्या? इतना क्षयोपशम तो सबके पास में है। परिभाषा नहीं देखना है, किताब नहीं देखनी है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे देखना है क्या, और सुनते जाइए आप। बात क्या है? बात ऐसी है कि ये जो क्षयोपशम होता है, ये क्षयोपशम घातीय कर्मों में होता है। क्षयोपशम की परिभाषा बता रहे, क्षयोपशम अघातीय कर्मों में नहीं होता है। कल कही थी बात, बस थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके याद रखते जाइए बात। अघातीय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन 4 कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है, सिर्फ घातीय कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। अब घातीय कर्म उसके 2 टुकड़े हैं, यानी सब 4 हैं। पंडित जी आप 2 बता रहे, नहीं सुनो तो सही। 4 की जितनी प्रकृतियां हैं, 4 कर्मों के जितने भेद प्रभेद हैं, उन सबको 2 भागों में बांटा है घातीय को। कल आपको होमवर्क दिया था याद करने के लिए, क्या याद करने के लिए कही थी ना कल? ज्ञानावरणी की कितनी कर्म प्रकृतियां हैं? 5। क्या दर्शनावरणी की 9, मोहनीय की 28, अंतराय की 5, टोटल 47 हो गई। अब इन 47 कर्म प्रकृतियों के नाम सबको कल याद कराए थे, करने के लिए कहा था। दीपेश जी करके आए। ज्ञानावरणी के 5 बता सकते हैं जैन साहब? मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। भाई साहब परिचय नहीं, बाहर से कहां से आए? जलगांव से आए। अच्छा अच्छा, मधुकर जी साहब के। अरे मधुकर जी साहब तो कैसे है, स्वास्थ्य ठीक है उनका? है? ओहो हाँ, बहुत अच्छा परिचय था, बराबर आते थे यहाँ, अच्छे प्रतिष्ठाचार्य थे। हाँ चलिए, तो बात यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय है आपका, सुनते पढ़ते हैं? अच्छा रोज सुनते हैं। चलिए, तो बात क्या है यहाँ? 5 ज्ञानावरणी की प्रकृतियां हो गई। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परिय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ठीक है, ये ज्ञानावरणी हो गई 5। दर्शनावरणी कर्म की है 9, बहुत सरल है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। 4 हो गई। और 5 है निद्रा, 5 प्रकार की निद्रा। कौन कौन सी? प्रचला निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा और स्त्यान वृद्धि। तो 4 तो हो गई, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शनावरण, और 5 निद्रा, 9 हो गई। तो माने 2 कर्म निपट गए, एक ज्ञानावरणी हो गया, एक दर्शनावरण पूरा हो गया। अब तीसरे नंबर पर है मोहनीय। क्या मोहनी के 2 भेद तो आप सब जानते ही हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। तो बोले दर्शन मोहनी की है 3 प्रकृतियां। क्या दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां कौन कौन सी? एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व मोहनी। सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं उसे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, उसे सम्यक्त्व मोहनी भी कहते हैं। ये 3
और चारित्र मोहिनी की जो कर्म है उनमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, संज्वलन क्रोधमान माया लोग, 16 हो गई। और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष, फटाफट याद हो गई अपने। लो अब तो कितनी बच गई? मोहिनी की 28 हो गई। तो अब कौन कौन सी? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सबके साथ में अंतराय, बराबर। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इस तरह से टोटल हो गई 47। भैया याद है ना? क्या यहाँ भी सबको याद है हमारे सामने जो है। अब सुनो, विशेष बात यह है कि इन घातिया कर्मों में, घातिया माने घात, घात करने वाले का नाम घातिया। अघाती है उनका तो चक्कर ही नहीं है, वो तो अघाती, वो घात नहीं करते। तो जो घात करने वाले कर्म हैं, जो 47 अभी हमने नाम पढ़े, इन 47 में से कुछ तो पूरी तरह घात करते हैं, उसे कहते हैं सर्वघाती। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो आंशिक घात करते हैं, उन्हें कहते हैं देशघाती। ठीक है मास्टर साहब? कुछ कर्म जो पूरी तरह से घात करते हैं, क्या? जो कर्म पूरी तरह से घात करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गिरा देते हैं, उसका नाम है सर्वघाती। और जो आंशिक नुकसान पहुंचाए, उसका नाम है देशघाती। बराबर? कठिन तो नहीं है शब्द। सर्वघाती और देशघाती तो स्पष्ट हो गया, शब्द तो स्पष्ट हो गया। जैसे देखिए, अब इन कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती तलाश रहे हैं। क्या? बंटवारा करना पड़ेगा। 47 थे ना टोटल। संतोष जी साहब, इन 47 में से कितनी देशघाती है और कितनी सर्वघाती? अवनीश भाई, 21 है सर्वघाती और 26 है देशघाती। इसमें भी कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। 21 देशघाती है कि 21 सर्वघाती? 21 और 26 तो पता है, लेकिन कौन सी देशघाती की और कितनी सर्वघाती की, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। मैं बताता हूँ, खेल अपने फेवर में है। पूरा कर्म प्रकृतियां, कर्म फिलॉसफी पूरी की पूरी अपने फेवर में है। ठीक है? तो अपने फेवर में इसका मतलब पूरी घात करे वो कम है, और जो कम घात करे वो ज्यादा है। ठीक है? याद रखने की दृष्टि से। तो अभी देखें अपन यहाँ, जैसे देशघाती कर्म प्रकृतियों और सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का बंटवारा कर रहे हैं। बंटवारा भी कल याद करने के लिए कही थी। अभी इनमें ज्ञानावरणी की जो 5 हैं, इनमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्यय ज्ञानावरण, ये है देशघाती। और केवल ज्ञानावरण ये है सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ज्ञानावरण कर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा केवल ज्ञान हो जाए और थोड़ा केवल ज्ञान नहीं हो, क्योंकि सर्वघाती है ना, पूरी तरह से केवल ज्ञान का घात है। सर्वघाती कर्म है ना, केवल ज्ञान 100% घात है, इसलिए केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है। लेकिन इन 4 में क्या पोजीशन बनती है? किसी के मति ज्ञान कम है, किसी के ज्यादा है। किसी के श्रुत ज्ञान कम है, किसी के ज्यादा है। किसी के अवधि ज्ञान कम है, किसी के ज्यादा है। किसी के मनः पर्यय ज्ञान कम है, ज्यादा है। तो ये देशघाती हो गया, क्योंकि देशघाती में कम ज्यादा की स्थिति बनेगी। सर्वघाती ने तो पूरा ही घात दिया। सर्वघाती से तो जान निकल गई, ऐसा समझ लीजिए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ख्याल में आ रही बात है? जिस कर्म प्रकृति का उदय आने पर संबंधित स्वभाव पूरी तरह से नष्ट हो जावे, उसका नाम है सर्वघाती। क्या क्या कहा? जिस कर्म का उदय आने पर उससे संबंधित स्वभाव पूरी तरह से प्रकट नहीं हो, नष्ट हो, उसका नाम है सर्वघाती। तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय आने पर केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सबके केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है भाई साहब अपने,
सबके केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए केवल ज्ञान किसी के भी नहीं है। और बाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं वे देशघाती कर्म प्रकृतियां हैं। ये तो बात की हमने ज्ञानावरण की। दर्शनावरण में बात करो तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, बोले ये भी देशघाती है। और बाकी जो 6 बच गई, 5 निद्रा और एक केवल दर्शनावरण, ये सर्वघाती है। एक वाक्य और बीच में याद कर लीजिए, क्षयोपशम घातिया कर्मों में होता है, ये तो याद कर लिया था आपने। घातिया में भी सिर्फ देशघाती में ही क्षयोपशम होता है क्या? क्योंकि सर्वघाती क्षयोपशम मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। सर्वघाती में तो होगा ही नहीं क्या? सर्वघाती के अंदर ये कम ज्यादापन नहीं है, सर्वघाती के अंदर हीनाधिकता नहीं है, सर्वघाती के अंदर कुछ कुछ ऐसा नहीं है, ये देशघाती में ही है। इसका मतलब कितनी बात स्पष्ट हो गई अपने यहाँ क्षयोपशम के बारे में। 8 कर्मों में से अघातीय कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता, सिर्फ घातीय कर्मों में होता है। घातीय कर्मों में भी उन कर्म प्रकृतियों में होता है जो देशघाती हो। सर्वघाती कर्म प्रकृतियों में भी क्षयोपशम नहीं होता। इसका मतलब 26 कर्म प्रकृतियां जो है देशघाती की, उनमें ही क्षयोपशम की स्थिति बनेगी। क्या ख्याल में आ रही है बात? देशघाती में ही स्थिति बनेगी इस प्रकार की। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, ये जो क्षयोपशम है ये क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, ये क्षयोपशम कर्म में हो रहा है। देशघाती में हो रहा है ना, तो देशघाती कर्म है ना, देशघाती कर्म प्रकृतियां हैं। क्षयोपशम कर्म में होता है, ज्ञान में नहीं होता। लेकिन कर्म के क्षयोपशम को ज्ञान का क्षयोपशम कह दिया जाता है, बोल दिया जाता है। बहुत देर से बारात का इंतजार कर रहे थे, दरवाजे पर खड़े हैं, बारात आएगी बारात आएगी, पता नहीं कब आएगी, कितनी देर हो गई, आई नहीं बारात। इतने में क्या हुआ, बैंड बाजों की आवाज सुनाई देने लगी। बारात आ गई क्या? तो आपने क्या कहा? बारात आ गई। अरे बारात आ गई, क्या हुआ? क्या क्या देखा आपने, क्या सुना? आवाज सुनी वो बैंड बाजे की। बैंड बाजे वालों की। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो बैंड बाजे वाले बाराती हैं? क्या बात कर रहे हो, बैंड बाजे वाले बाराती थोड़ी ने। कैसी बात कर रहे हो, बैंड बाजे वाले बाराती नहीं है, लेकिन बैंड बाजियों की उपस्थिति, बाजियों की आवाज, वो इस बात की सूचक है कि बारात आ गई है, बारात आने वाली है, बारात साथ में है। साथ में क्या? इसी तरह से जैसे ही क्षयोपशम देखा क्या कर्म प्रकृतियों में, और क्षयोपशम को देख करके कहा कि यहाँ ज्ञान है। क्या? क्षयोपशम की उपस्थिति ज्ञान की मौजूदगी को बता रही है। क्या? इसलिए ऐसा कह दिया जाता है, क्षयोपशम को देखकर ऐसा बोल दिया जाता है। कर्म में होने वाले क्षयोपशम को ज्ञान का क्षयोपशम कह दिया जाता है। हो रहा है सब कर्म में, कह दिया जाता है ज्ञान में। और वास्तव में इतना बड़ा शब्द कहें हम, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, तो बड़ा हो जाता है। शॉर्ट में कहना हो तो क्या कहेंगे? ज्ञान का क्षयोपशम। शॉर्ट कहने की पद्धति है, हर व्यक्ति की आदत होती है कम से कम शब्दों में कहें बात, शॉर्ट में कहें। राजकुमार को राजू कहना ऐसा होता है ना, जैसे जिनके बड़े नाम होते हैं उन्हें शॉर्ट नाम से पुकारा जाता है, ऐसी पद्धति होती है। बड़ा कौन लेवे, आवाज लगानी है, पुकारना है तो शॉर्ट में ही तो बोलते हैं। इसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का तो क्या कह दिया अपने, ज्ञान का क्षयोपशम, ऐसा बोल दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, कुछ एक नियम है बस जिनको याद रखने हैं थोड़े थोड़े से। अभी आगे बढ़िए। जैसे मोहनीय कर्म की बात की अपन ने, मोहनीय कर्म की बात की, तो मोहनीय में सर्वघाती कौन कौन से हैं? जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सर्वघाती है। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ सर्वघाती है।
प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ सर्वघाती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से घात कर देती है, गुणस्थान गिरा देती है। जिस व्यक्ति के अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ गया, इसका मतलब वो यदि चौथे में था तो भी पहले में आ जाएगा। सम्यक्त्व का घात करने वाली प्रकृति है ना अनंतानुबंधी, सर्वघाती प्रकृति है कि साहब अप्रत्याख्यानावरण, बोले जिसका अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ जावे उस जीव का गुणस्थान 5वें से गिरकर चौथा हो जाए। जिसके प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय आ जावे उसका 6ठे 7वें गुणस्थान से नियम से गिरकर 5वां हो जाए। तो ये कर्म प्रकृतियां गुणस्थान गिरा देती हैं, अनंतानुबंधी भी, अप्रत्याख्यानावरण भी, प्रत्याख्यानावरण भी। इसे हमने क्या शब्द दिया? घात करती है, सर्वघाती है ये। इसी तरह से मिथ्यात्व कहीं भी हो, किसी भी गुणस्थान में ऊपर मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, सीधा पहले गुणस्थान में आ जाता है, गिर जाता है, सर्वघाती है। सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय आवे तो चौथे से तीसरा गुणस्थान हो जाता है, गुणस्थान गिरा दिया। लेकिन सम्यक तो प्रकृति साहब, सम्यक तो प्रकृति देशघाती है, सम्यक तो प्रकृति। ये इसका यदि उदय आवे तो चौथे गुणस्थान से गिरता नहीं है, क्योंकि ये देशघाती है। सम्यक तो प्रकृति के उदय में गुणस्थान नहीं गिरता, सम्यक तो प्रकृति के उदय में चलमलगाड़ दोष लग जाते हैं। दोष लग गए, विचलित हो गया, गिरा नहीं, समझ गया। इनकी विस्तृत चर्चा आगामी प्रकरणों में करेंगे। अभी आप तो सिर्फ मोटा मोटा इन प्रकृतियों के नाम लिखते जाइए और समझते जाइए। जो पूरी तरह से घात करे, गुणस्थान गिरा देवे, वो सर्वघाती। जो आंशिक घात करे, जिनके उदय में गुणस्थान ना गिरे, वो देशघाती। इतना हो गया, इतना क्लियर। अब एक नई बात कह रहा हूं प्रमोद जी भाई साहब, थोड़ी सी अलग हटके बात है, इसी प्रकरण से संबंधित है, इस प्रकरण को समझने के लिए है। सर्वघाती कर्म प्रकृतियां तो 100% सर्वघाती ही होती है। क्या? सर्वघाती कर्म प्रकृतियां तो सर्वघाती ही होती है, लेकिन देशघाती कर्म प्रकृतियों में, वापस सुनना, देशघाती कर्म प्रकृतियों में कभी कभी कुछ ऐसी क्वालिटी भी होती है जो सर्वघाती जैसी होती है। वापस सुनना, वापस, वाक्य थोड़ा सा घबराए नहीं, बहुत धीरे धीरे सुने, बात पूरी तरह से समझ में आएगी। वापस सुनो, धीरे से सुनना। क्या पूछूंगा मैं? ऐसे नहीं चलेगा। मैं चेहरे देखने से पता लग जाता है मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या क्या साहब, नीरज जी साहब, रिपीट हो रही है बात, भले ही 7 साल बाद में हो रही हो, 6 साल बाद में हो रही हो। सुनो क्या कहा यहां, सर्वघाती कर्म प्रकृतियां तो सर्वघाती ही होती है, लेकिन देशघाती कर्म प्रकृतियों में, देशघाती कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती जैसी क्वालिटी भी होती है। अभी समझाऊंगा, आप अभी सब समझ में आएगी बात। सर्वघाती तो सर्वघाती ही है, लेकिन देशघाती में देशघाती स्पर्धक माने देशघाती के परमाणु भी होते हैं और सर्वघाती जैसी शक्ति योग्यता भी होती है। ये देखो, इसको समझाने के लिए जितेंद्र जी साहब एक उदाहरण देकर के समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण, जलगांव वाले भाई साहब, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? देशघाती है। अवधि ज्ञानावरण क्योंकि किसी के कम ज्यादा होता है ना, मनः पर्यय ज्ञानावरण किसी के कम ज्यादा होता है। कैसी प्रकृतियां हैं? देशघाती। तो अच्छा, देशघाती प्रकृतियां हैं, तो हमारे वर्तमान में अवधि ज्ञान है या नहीं है? नहीं है। हमारे वर्तमान में मनः पर्यय ज्ञान है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब हमारे अभी वर्तमान में अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय है, इसलिए बिल्कुल भी अवधि ज्ञान नहीं है। हमारे वर्तमान में इस समय मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म की
सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इसीलिए तो वर्तमान में रंच मात्र भी मने पर यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होता तो मने पर यह ज्ञान होता क्या? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? अभी जैसे केवल ज्ञानावरण था ना कि साहब केवल ज्ञानावरण कर्म सर्वघाती प्रकृति है, उसका उदय होता है तो केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही मने पर्यय ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है, अवधि ज्ञानावरण प्रकृति तो देशघाती है, लेकिन उस प्रकृति का उदय वर्तमान में सर्वघाती है, इसलिए बिल्कुल भी अवधि मने पर्यय ज्ञान नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से मरकर हम देवगति में चले गए उदाहरण के तौर पर, तो क्या होगा? भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, देवों और नारकियों के तो नियम से अवधि ज्ञान होता है, तो वहां अवधि ज्ञान हो गया। तो फिर अवधि ज्ञान हुआ तो क्या देवगति में अवधि ज्ञानावरण का सर्वघाती का उदय है क्या कि नहीं? सर्वघाती का उदय हो तो अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं हो, अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा यदि सर्वघाती का उदय होगा तो। लेकिन अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय वहां है, इसलिए थोड़ा बहुत वहां होता है। अच्छा, अब एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, सब जवाब देना है। आप कितने लोग जवाब देते हैं, कितने लोग बुद्धि लगा रहे हैं, समझना। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म, इनके ये भी देशघाती प्रकृतियां हैं, तो इनमें भी सर्वघाती स्पर्धक तो होंगे, क्योंकि देशघाती कर्मों में सर्वघाती जैसी योग्यता भी होती है क्या? तो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म की यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जावे तो क्या होगा? जड़ हो जाएगा जीव। क्या आता ही नहीं, आता ही नहीं है? जड़ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? किसी की थोड़ी बहुत बुद्धि तो होती है, थोड़ी बहुत बुद्धि तो रहती है। माने मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म जो है, इनके इन कर्म प्रकृतियों के, चूंकि ये कर्म प्रकृतियां हैं देशघाती क्या, और इन देशघाती कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक तो हैं इन कर्म प्रकृतियों में भी, लेकिन वो कभी भी उदय में नहीं आएंगे, किसी के भी उदय में नहीं आएंगे, क्योंकि यदि मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ गया तो इसका मति ज्ञान पूरी तरह से ढक जाएगा, इसका श्रुत ज्ञान पूरी तरह से ढक जाएगा। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान यदि पूरी तरह से ढक गया तो फिर ये जीव जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। क्या क्या? तो फिर क्या हुआ? अब देखो, अब शेवशम की परिभाषा समझ में आएगी। इसका मतलब मति ज्ञानावरण कर्म के जो कि देशघाती प्रकृति है, मति ज्ञानावरण कर्म जो कि देशघाती प्रकृति है, उस मति ज्ञानावरण कर्म के यदि सर्वघाती का उदय आ जाए तब तो मति ज्ञान खत्म। तो मति ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती थे, वे सर्वघाती मति ज्ञानावरण कर्म में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, सर्वघाती योग्यता है, सर्वघाती नाम की शक्ति है, वो सर्वघाती नाम की शक्ति जैसे ही उस सर्वघाती कर्म परमाणुओं के उदय में आने का काल आया, वैसे ही ऑटोमेटिक उदय में आने के जस्ट पहले वो सर्वघाती कर्म, उसका अनंतवां भाग कर्म फल हो गया। सर्वघाती कर्म परमाणुओं का शक्ति अनंतवें भाग हीन हो गई। वे सर्वघाती स्पर्धक देशघाती में कन्वर्ट होकर के उदय में आए। इसका नाम है सर्वघाती का क्षय। क्या क्या वापस बोलता हूं, थोड़ी सी बात क्या है, अभी नए नए सुनते हैं ना, पहली बार सुनते हैं, दोबारा सुनेंगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। अरे आप चिंता नहीं करें, मैं तो होमवर्क नहीं है आज, यही समझा दूंगा सब बात। सुनो क्या कहा उल्लास भाई, क्या कह रहे हैं? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म, दो कर्म है, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण। प्रकृतियां कैसी है? देशघाती।
क्षयोपशम किस में होता है? देशघाती में होता है। वापस समझा रहा हूं, तब तक समझा, आप चिंता नहीं करें, आज क्षयोपशम से आगे नहीं बढ़ेंगे अपन, 10 मिनट है भी अपने पास में। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण देशघाती कर्म प्रकृतियां हैं। इन देशघाती कर्म प्रकृतियों में सर्वघाती नाम की भी योग्यता है और देशघाती नाम की भी योग्यता है। उसे स्पर्धक कह करके पुकारते हैं। स्पर्धक, स्पर्धक क्या चीज है? स्पर्धक माने उन कर्म परमाणुओं की विशिष्ट जाति की शक्ति, क्या शक्ति, उनकी जैसी योग्यता है उन कर्म परमाणुओं की। तो सर्वघाती वाली जो योग्यता है, सर्वघाती वाली जो योग्यता थी मति श्रुत ज्ञानावरण में, तो ये जब उदय में आ जाएगा, एकदम चल रहे हैं, बंध गई कर्म प्रकृतियां, बंधी हुई है, धीरे धीरे चला आ रहा है, चला आ रहा है, कब? उदय में आने के लिए। अब वो कर्म जो उदय में आने के लिए चला आ रहा है, उदय काल को प्राप्त हो गया। ओहो, उदय का समय आ गया, मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय आ गया, तो क्या होगा? जड़ हो जाएगा। तो बोले उदय में आने के पहले ही ये प्रोसेस है इस तरह की, वो आते आते इस जगह पर आते आते वो कन्वर्ट होकर के ही उदय में आएगा, माने देशघाती रूप से ही उदय में आएगा। तो जो सर्वघाती जो था, वो सर्वघाती जो उदय में आने वाला था, जो सर्वघाती उदय में आने वाला था, वर्तमान काल को प्राप्त, उदय काल को प्राप्त, उदय में आने वाला सर्वघाती, क्योंकि वो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आया, इसलिए जनवाणी में उसे कह दिया गया है क्षय। क्षय क्यों कहा? क्योंकि सर्वघाती सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आया, वे सर्वघाती कर्म प्रकृतियां सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आई, वे कन्वर्ट होकर के उदय में आई है। क्या माने कभी कभी समझ लीजिए आप, ऐसा होता है, अभी मैं कई फैक्ट्रियों की इस तरह की बात कीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल समझिए, अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए, जिसमें कोई जहरीली चीज डाली जाती है, और वो जब वहां से डाली जाती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, और वो जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स होकर के निकलता है, तो अपने आप ही उसकी पावर कम होती हुई, साफ होती हुई, वो उसमें से शुद्ध होकर के निकलती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? नींद की गोलियों में सांप का जहर डालते, और भी समझ लीजिए जो भी, जैसे पारा होता है, जहर है वो, अब वो उसको परिष्कृत करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इधर तो था बहुत पावरफुल, और वो जैसे जैसे यहाँ तक आया वो कम होकर के आया। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, डोसे तवे पर सिक रहे थे, थाली में आए तो आते आते ठंडे हो गए। इधर से इधर तक आने में वो जो उसकी हीट थी, वो जो उसकी पावर थी, वो पूरी की पूरी पावर यहाँ तक आते आते, वहां से यहाँ तक आते आते, अब ये इसको ऐसा समझिए आप, बाजार का खाना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण तो क्या करें अपन, माने वहां से यहाँ तक ऑर्डर किया, और वहां से यहाँ तक, आजकल तो बहुत चलता है ना ऐसे, कौन कौन सी वो सब कंपनियां चलती हैं, क्या नाम, स्विगी है, ऐसे ऐसे कंपनियां चलती है बहुत सारी, ऑनलाइन ऑर्डर। हमारे हम नहीं जानते, हमने सुना है ऐसा, जानते हैं कि सब ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं। अब वो गरम गरम ऑर्डर किया क्या, तो जहां बना है जिस जगह, वहां से यहाँ तक, क्या ये सब लिख रहे हैं जोमेटो, ये भी तो है सब, हमारे सामने वाले भी तो, ऑनलाइन सुनने वाले भी तो सब जोमेटो है, क्या क्या जोमेटो, स्विगी है, और पता नहीं जो भी होती हो। तो बोले वहां ऑर्डर था, वहां गरम गरम था, वहां से यहाँ तक आया, तो बोले वो पावर नहीं रही भाई साहब, उतनी शक्ति नहीं रही। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो सर्वघाती की जो पावर थी, ये सर्वघाती की पावर उदय में आते आते अनंतवा भागहीन हो गई, उस कर्म की ताकत। और जब कर्म की ताकत अनंतवा भागहीन हो गई, तो उसे कहेंगे देशघाती में कन्वर्ट हो गया, अनंतवा भाग शक्तिहीन हो गई, इसका नाम है क्षय। पता है धवला में एक क्षयोपशम की परिभाषा बतलाते समय, धवला पुस्तक 7 में ऐसी चर्चा आई क्षयोपशम के संदर्भ में, बहुत सारे लोगों को सुनकर के एकदम लगेगा कि ये क्या बात कह दी है उन्होंने।
बहुत गजब की बात कही। वे कहते हैं ये सारी परिभाषाएं तो स्वीकृत है जितनी बातें कही है, लेकिन वो एक अलग हटके बात कही उन्होंने कहा क्षय का उपशम वो क्षयोपशम है। फिर उसे 2 लाइन में और कहा, बोले क्षय है, क्षय नाम है घात करने का, क्षय नाम है मार देने का, क्षय नाम है नष्ट कर देने का क्षय। और क्षय जो नष्ट कर देने वाला था उस नष्ट कर देने का हो गया उपशम। इसका मतलब वो क्षय में क्षयपना नहीं रहा, इसका नाम हो गया क्षयोपशम। क्या क्या लिखा वीर सेनाचार्य देव, क्या लिख रहे हैं? क्षय का क्षयपना नहीं रहा, क्षय का उपशम हो गया, उसका नाम क्षयोपशम। ऐसे ऐसे गजब का आचार्यों की विवक्षाएं हैं भाई साहब, बड़ी गजब गजब की बातें करते हैं। सुनी थी कभी ऐसी बात? मैंने किस तरह की बातें करते हैं। अब जरा सुनिए, इतनी बातें समझ लेने के बाद अब एक बार इस क्षयोपशम की परिभाषा को यहां से पढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। अब देखिए जरा 261 पेज 5 लब्धियों के प्रकरण की दूसरी लाइन। उदय काल को प्राप्त क्या है? क्या उदय में आने वाला है? सर्वघाती स्पर्धक। उदय काल को प्राप्त, उदय में आने वाले, जिनका उदय आने वाला है, उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धक। स्पर्धक माने सर्वघातीपन की उनमें शक्ति। मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण दिमाग में रखो आप तो। उनके निषेकों के उदय का अभाव। ये निषेक क्या होते हैं? निषेक क्या होते हैं? नहीं, निषेक कहते हैं एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का ग्रुप, समूह, उसे निषेक कहते हैं। एक समय में, हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं ना, तो हर समय जो कर्म उदय में आ रहा है वो अकेला कर्म परमाणु उदय में नहीं आता है। एक कर्म परमाणु, कर्मों का एक ग्रुप उदय में आता है एक साथ। तो एक समय में जो कर्म परमाणुओं का ग्रुप उदय में आया उसका नाम है निषेक, ग्रुप, समूह, निषेक। तो ये कह रहे हैं सर्वघाती स्पर्धकों के जो निषेक थे उनके उदय का अभाव। उदय का अभाव माने क्या कहा हमने? ये क्षय हो गया। तो क्षय कैसे हो गया? दुनिया में कभी कोई कर्म ऐसे नहीं है जो कर्म डायरेक्ट ऐसे हवा में उड़ जाते हो। ऐसा क्षय कभी नहीं होता किसी भी कर्म प्रकृति के साथ में। वो कन्वर्ट होकर के उदय में आते हैं, वो अनंतवा भागहीन होकर के उदय में आते हैं। जिस रूप में थे उस रूप में उदय में नहीं आते हैं। क्या? बस इसका नाम ही क्षय है। बहुत सुंदर बात कही भाई साहब। क्या कह रहे हैं? तलवार थी और वो तलवार की जगह सुई होकर के फल मिला। ऐसा ही समझ लीजिए। और क्या कहें? बहुत बड़े नुकसान की जगह थोड़ा सा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ की जगह, सूली की जगह हाँ, सूली पर चढ़ाया जाना था और शूल लग करके रह गया, इतना सा मात्र, सली, जो भी कहो आप। सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव। उदय का अभाव माने वो सर्वघाती रूप से फल नहीं मिला, इसका नाम तो क्षय। बराबर, माने जो यहाँ उदय के लिए आ गए थे अब कह रहे हैं भविष्य में भी, क्योंकि लाइन लगी हुई है, कर्म का उदय तो आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 2 मिनट बाद आएगा, 15 मिनट बाद आएगा। ये तो कर्मों की तो लाइन लगी हुई है और कर्म फटाफट फटाफट सब निरंतर नजदीक आते जाते हैं उदय में आने के लिए। ये कह रहे हैं अनागत काल में। अनागत क्या होता है? अनागत माने अनागत, फ्यूचर। अनागत माने फ्यूचर, भविष्य। भविष्य काल में उदय आने योग्य, भविष्य काल में उदय आने योग्य उन्हीं का, वही सर्वघाती वालों का। बोले सत्ता रूप रहना सो उपशम। कि साहब ये सत्ता रूप रहने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब कर्मों में ऐसा भी होता है, भविष्य में उदय में आने वाले कर्म एकदम जंप मार करके इधर उदय में आ जाते हैं। हाँ, समझ रहे? लाइन लगी हुई है, जैसे समय बना दीजिए। पहले समय में उदय में आने वाले, फिर दूसरे समय में उदय में आएंगे, तीसरे समय में उदय में आएंगे, चौथे समय में उदय में आएंगे।
ऐसे कंटिन्यू कर्म उदय में आने वाले ऐसे लाइन लगा करके हैं, बहुत सारे कर्म लाइन लगा करके। कब तक? बहुत लंबे आगे तक, 100, 200, 500, 1000, सैकड़ों वर्षों आगे तक के कर्म ऐसे लाइन लगा करके लगे हुए हैं। तो बोले ये जो नजदीक आ गए थे उदय के सर्वघाती, ये तो कन्वर्ट होकर के देशघाती रूप से उदय में आ गए, इनको तो क्षय कह दिया। लेकिन मान लीजिए 10 दिन बाद कोई कर्म उदय में आने वाला है सर्वघाती, वो वहां से उछल करके एकदम कर्म परमाणु कर्म प्रकृतियां यदि यहां आ गई तो क्या होगा? बोले वो जो सर्वघाती जो थी ना आगे वाली, वो वैसे की वैसे दबी रहे उसी जगह पर, वो यहां नहीं आ जाए उछल करके, तो अपनी जगह पर दबे रहने का नाम है उपशम। क्या? जो उछल के आ गई उसको तो क्षय हो गया, जो उछल करके नहीं आई है, उधर से समय पर जो आई थी उसका तो हो गया क्षय, दूसरे रास्ते से निकल गई। क्या? जैसे कहते हैं पतली गली से निकल गया, उसका तो हो गया क्षय। जैसे कोई दादा बहुत दादागिरी करता हुआ सामने आया और सामने आकर के देखा, बहुत होशियार समझता था अपने आप को, ताकत। जैसे मैं कभी उसमें क्रोध के संदर्भ में उदाहरण देता हूं इस तरह का, गली का मोहल्ले का कोई बड़ा दादा था, दादागिरी बहुत चलती थी उसकी, और अचानक रोड पर चलते चलते उसके सामने एक ईंट आकर के गिरी धड़ाम से, चलते चलते जैसे ही ईंट नीचे गिरी उसका तो दिमाग आउट हो गया, कहां से गिरी है ये, किसने गिराई है ऊपर से, मेरा सर फूट जाता तो क्या होता। गुस्से में आ गया बहुत तेज, और इतने गुस्से को लेकर के वो उस ईंट पत्थर को उठा करके ऊपर गया, 3री मंजिल पर, 4थी मंजिल पर, और वहां जाकर के देखा तो दारा सिंह जी कसरत कर रहे थे। क्या? तो क्या किया उसने फिर, जिस गुस्से में आया था ना दीपेश जी, फिर क्या हुआ? दारा सिंह जी आपका ये पत्थर गिर गया था। अब क्या हुआ? अब हुआ क्या ये तो बतलाओ, कि वो जो सर्वघाती का जो परिणाम था ना, वो देशघाती रूप से उदय में आ गया। क्या? वो पतली गली से निकल गया, बिल्कुल ऐसा। तो ये जो सर्वघाती जो था, ये सर्वघाती बेचारा ये उदय आकर के समय उस जगह पर ये यहां से निकल गया, ये देशघाती रूप से। और जो भविष्य में अनागत काल में उदय में आने योग्य, उन्हीं का सत्ता रूप रहना, इसका नाम है उपशम। ऐसी 2 स्थितियां हो गई, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित अवस्था। फिर उदय किसका है भाई साहब? सर्वघाती का तो उदय नहीं आया, सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उदय जिनमें अलग में था वो था, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। तो देशघाती नाम की जो शक्ति थी, इनके उदय सहित कर्म की अवस्था, उसका नाम है क्षयोपशम, और उसकी प्राप्ति तो है क्षयोपशम लब्धि। ये पूरी परिभाषा पंडित जी साहब ने क्षयोपशम की परिभाषा बतलाई है। 3 बातें यहां लागू होती है क्षयोपशम में। क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव, वो क्षय हो गया। उन्हीं सर्वघाती का भविष्य में उदय आने वालों का वहां रहना, ये उपशम हो गया। और देशघाती का उदय, तो देशघाती का उदय ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, माने देशघाती का उदय जहां होता है वहां क्षयोपशम बनता है। तो वर्तमान में हमारे मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण कर्म प्रकृति के, और अन्य भी जो समझ लीजिए आप, जैसे अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां देशघाती है। अंतराय की 5 प्रकृतियां, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, तो ये सारी कर्म प्रकृतियों के वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए क्षयोपशम जैसी अवस्था बन रही है। लेकिन क्षयोपशम तो है, पॉइंट ध्यान देना, समय हो गया है, बस 1-2 वाक्य कह के पूरा करता हूं। क्षयोपशम की परिभाषा बतलाई है अभी। क्षयोपशम लब्धि किसका नाम है? क्षयोपशम तो एकेंद्रिय के भी है, क्षयोपशम तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक है, क्षयोपशम तो चींटी मक्खी मच्छरों के भी है, क्षयोपशम तो जब कौमा में पड़ा है, बेहोश पड़ा है तब भी है। लेकिन क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि ये होगी जागृत अवस्था में, सैनी पंचेंद्रिय जीव के,
और इसका पहला वाक्य पढ़ने योग्य है क्षयोपशम लब्धि के लिए, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके। क्या इतनी इतनी योग्यता हो तत्व विचार वाली, तब क्षयोपशम लब्धि होगी, है ना। तो कुल मिलाकर क्षयोपशम लब्धि हम सबके हो सकती है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देशघाती कर्म प्रकृतियों में ही ये क्षयोपशम का फॉर्मूला लागू होता है। इन बातों को गहराई से सुनना, वापस रिपीट करके सुनना, एक बार वापस इन बातों को दोहराना अपने उपयोग में, फिर कल इस प्रकरण को थोड़ा सा 2-5-10 मिनट में रिपीट करते हुए हम विशुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं को